स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 12th बिजनेस स्टडी का 5.1 चैप्टर जो ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस है, उसका आज सेकंड लेक्चर है। देखो, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सारा कर लिया था, इसकी प्रोसेस तक, मीनिंग से प्रोसेस तक कर लिया फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम करेंगे जो हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके क्या क्या फीचर्स, एडवांटेज और लिमिटेशन होती है या डिसएडवांटेज होती है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। आज हमारा इसका सेकंड या फिर आप कह सकते हो लास्ट लेक्चर है। छोटा सा चैप्टर है, इसलिए 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक को तो टाइप्स ऑफ कह सकते हो कि इन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दिया है, पहला नाम फॉर्मल, इसके नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मल, यानी कि बनाया हुआ है ये जानबूझकर। तो हम इसका मीनिंग करेंगे। इस संगठन का मतलब है एक ऐसे संगठन से है जिसके अंदर संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के उत्तरदायित्व, अधिकार और आपस के संबंध जो होते हैं स्पष्ट होते हैं, यानी कि पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। इनके जो भी रिलेशन, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्री डिफाइंड होती है पहले से ही। चेस्टर बर्नार्ड ने इसकी परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है तो उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति कोई एक ही क्रिया या एक ही उद्देश्य पूर्ति करने के लिए जानबूझकर इकट्ठा एक तालमेल बनाकर काम करते हैं तो उसी को ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके फीचर्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? तो पहला दे रखा है, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप, यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपस के जो रिलेशन होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं। सभी को ये पता होता है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या उनके राइट है, यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता होती है। और ये भी पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट देगा और कौन किससे रिपोर्ट लेगा। इसलिए सब कुछ प्री डिफाइंड होता है और क्लियर होता है, सबको एक्सप्लेन करके पहले से ही बता दिया जाता है। सेकेंड आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीजर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पहले से प्री डिफाइंड कुछ रूल और रेगुलेशन या प्रोसीजर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है और उन्हीं का ही पालन करना जरूरी होता है। और इसके द्वारा प्लानिंग में जो निर्धारित किया गया उद्देश्य है या आपने कोई ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्त करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है किस पे बेस है? डिवीज़न ऑफ वर्क पे ही है, यानी कि इसका मेन बेस क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। और इसी के आधार पर अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और उनमें आपस में एक दूसरे में इस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाता है कि वो मिलजुल कर प्रयास करते हुए फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करे। इसके बाद आता है, इट इज़ डेलिब्रेटली क्रिएटेड, यानी कि संस्था का जो उद्देश्य है इजीली अचीव हो जाए, इसके लिए ये जानबूझकर बनाया जाता है, अपने आप नहीं बनता। इट इज़ इम्पर्सनल। जहाँ रूल रेगुलेशन आ जाते हैं वहाँ पर व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में नहीं देखा जाता। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा करके कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है, क्योंकि इसके जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हर एक व्यक्ति को काम करना होता है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति का नहीं काम का महत्व होता है, यानी कि यहाँ व्यक्ति की इम्पोर्टेंस नहीं, उसकी भावनाओं की इम्पोर्टेंस नहीं, व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्ति की भावनाओं की इम्पोर्टेंस नहीं बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले काम की इम्पोर्टेंस होती है। इट इज़ मोर स्टेबल। व्यक्तियों की आवश्यकता और इच्छा के अनुसार इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये बहुत ही स्टेबल होता है, नहीं चेंज कर सकते इसमें। हाँ, अगर फर्म को ज़रूरत है तो इसमें वो अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर सकती है। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज क्या है? इजी टू फिक अकाउंटेबिलिटी। सभी कर्मचारियों के
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही डिसाइड होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो अनस्किल्ड पर्सन होगा, जो कामचोर होगा, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा और उसको अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेवार भी ठहरा सकते हैं जो गलत काम किया है या जो कम काम किया है उसके लिए। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी कि इस संगठन में सब कुछ पहले से ही एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। किसी भी काम के छूटने या कोई काम जो है बार बार होने की संभावना नहीं होती, इसमें समाप्त हो जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, इसमें क्या होता है, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है और एक जो अथॉरिटी होती है उसकी एक चैन सी बन जाती है। इस कारण से जो हमारा आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है, उसका पालन बहुत आसानी से होता है। इजी टू गेट गोल, आसानी होती है गोल को अचीव करने में, यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। किसमें, जो हमारा फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके या यूटिलाइज होने के कारण संस्था के लक्ष्य जो है या जो भी गोल है वो इजीली अचीव हो जाते। किस कारण से इजीली अचीव हो जाते, क्योंकि इसके अंदर जितने डिपार्टमेंट बनाए, जो जो भी एक्टिविटी होती है उन सब के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। इसके कारण जो हमारी फर्म के भौतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है दोनों का उपयुक्त या हम कह सकते हैं सर्वोत्तम तरीके से उपयोग होता है। इस कारण से संस्था अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर लेती है। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में यानी अपनी अपनी जगह पर या अपने अपने काम पर रहते हुए काम करते हैं और नियमों का पालन भी करते हैं, तो इससे उनमें अच्छे संबंध बन जाते हैं और संगठन में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। अब देखो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट है डिले इन वर्क में डिले कैसी हो जाती है, क्योंकि देखो इसमें नियम रूल रेगुलेशन होते हैं और उन नियम के अकॉर्डिंग ही सारा कार्य करना पड़ता है, इस कारण से इसमें देरी होती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, संगठन में कर्मचारियों को वैसा ही काम करना पड़ता है जैसे उनको आदेश दिए गए हैं, डायरेक्शन मिली है या निर्देश दिए गए हैं, उनको कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता और ना वो सोचते, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। जो डायरेक्शन मिली है उसी डायरेक्शन में काम करना है, तो इससे सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी पहल क्षमता में कमी आ जाती है। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित करके उन्हें एक प्रकार से जकड़ दिया जाता है कि चाहते हुए भी अन्य लोगों से ज्ञान और अनुभव का लाभ नहीं उठा सकते। जैसे कि क्रय जो विभाग है उसके अधिकार, कर्मचारी जो है क्रय विभाग के जो अधिकारी है, प्रबंधक है, उससे ही जो उनकी प्रॉब्लम है उसी को ही बताए, किसी और को बताने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से एक जकड़ दिया जाता है, उनको एक यंत्रीकरण कर दिया जाता है। अगर किसी और व्यक्ति को उनसे क्रय प्रबंधक से अच्छी नॉलेज है, वो बताना चाहे तो भी वो बता नहीं सकता, बताएंगे तो उसकी वो अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरह से जो रिलेशन होते हैं उनमें मैकेनाइजेशन हो जाता है, यंत्रीकरण। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये अपोजिट है, बिल्कुल फॉर्मल से बिल्कुल अपोजिट है। फॉर्मल को क्या होता है, जानबूझकर बनाया जाता है, ये अपने आप ही बन जाता है। इस संगठन का मतलब है कि इसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि अपने आप ही आपस के हित हो गए, उनकी रुचियाँ होगी, धर्म या संबंधों के कारण हो जाती है। इस संगठन की विशेषता आपसी संबंधों की मैत्रीपूर्ण सहयोगपूर्ण प्रकृति है, यानी कि जो एक संस्था में कर्मचारी रहते हैं काम के टाइम तो वो अपनी पोस्ट पे रहते हैं, काम करते हैं, पर जब ऑफ टाइम मिलता है तो वो एक ग्रुप में बैठकर एक सहयोग यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार करके एक ग्रुप में रहते हैं। तो वो उनका धीरे धीरे क्या होता है, ग्रुप बन जाता है, वो उनका अपना एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम में इसलिए मदद नहीं करता बल्कि उसके लिए जिम्मेवार है, बल्कि वो इसलिए मदद करता है कि वो उसकी इच्छा है, उसकी पसंद है। इस कारण से उदाहरण के लिए औपचारिक संगठन के अंदर क्रय विभाग का पर्यवेक्षण यानी कि परचेज डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है वो अपनी कार्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए केवल ज़रूरी नहीं है कि वो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से ही सलाह ले, वो किसी और डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी सलाह ले सकता है।
और इतना ही नहीं, कई बार तो क्या होता है, सीधा जो हमारा हेड होता है, मैनेजर होता है, उससे भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये इनके आपसी रिलेशन पे डिपेंड करता है और रिलेशन की वजह से ही ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। यानी कि इसमें जो रिलेशन या जो ग्रुप है या आप आपस में भाईचारा बनाते हो, दोस्त बनते हो, वो जानबूझकर नहीं बनते, अपने आप ही बन जाते हैं। इसके बाद है इसके फीचर्स या मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के दे रखे हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किस पे बेस्ड है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के मध्य ही अनौपचारिक संबंध होते हैं। जैसे कि जब वो फ्री होते हैं उस टाइम इकट्ठा होते हैं, उस टाइम आपस में एक दूसरे से जान होती है, दोस्त बनते हैं, वो धीरे धीरे वो ग्रुप बन जाता है, एक जैसे विचार वालों का एक ग्रुप बन जाता है, इसी तरह बनता है। इट हैज़ नो रिटन रूल एंड प्रोसीजर। इस संगठन में आपसी व्यवहार का कोई लिखित नियम और कोई प्रोसीजर नहीं होता, फिर भी इनकी अपनी कोई ग्रुप के नॉर्म्स तो होते ही हैं, उनका पालन करते हैं। उदाहरण के लिए किसी संस्था में कार्यरत एक विशेष समूह के कुछ व्यक्ति एक अनौपचारिक ग्रुप बना लेते हैं। धीरे धीरे इस ग्रुप की परंपराएं और मान्यताएं हो जाती है, जैसे अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत और कार्यस्थल से संबंधित किसी समस्या का समाधान करना। इसी प्रकार अपने समुदाय के सभी लोगों को प्रबंधकीय शोषण से बचाना। तो इस तरह से अब अनौपचारिक समूह में सम्मिलित होने वाले सभी सदस्य उस समूह के मान्यताओं का पालन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप क्लास में स्टूडेंट हो, आप क्लास में रहते हो, तब क्लास में स्टडी करते हो तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो। जैसे ही पीरियड फ्री होता है तो क्या आप पूरी क्लास इकट्ठी एक जगह रहते हो? नहीं रहते, 10-10 के 5-5 के अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो वो ग्रुप जो होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक रूप है। अब देखो, एक ग्रुप की बात दूसरे ग्रुप को नहीं बताते, कई बार कुछ खास बात होती है तो वो अपने तक ही कहते हैं कि 4-5 में रखनी है, दूसरे ग्रुप को नहीं बतानी। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाता है अपने आप ही, और फिर वो अपनी मान्यताएं बना लेते हैं, अपने रूल बना लेते हैं। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संबंधों को परिभाषित नहीं किया जाता, संबंध अपने आप ही बनते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक निम्न स्तर के व्यक्ति का उस स्तर के व्यक्ति के साथ भी सीधा संबंध हो सकता है। तो संदेशवान के प्रभाव को इसमें कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो क्लियर नहीं होता। इसके बाद है इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये जानबूझकर भी नहीं बनाया जाता, ये आपसे संबंध, रुचियाँ या अपने विचार मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही बन जाता है। इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देखो, इसका कोई विधिवत रूप से कोई आप चार्ट तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की कोई बुक देखते हैं तो उसमें इसकी कोई आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी कि इस टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता भी है। इट इज़ पर्सनल। देखो, हमने फॉर्मल में पढ़ा था कि उसमें काम को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की भावनाओं को नहीं। इसमें क्या होता है, इसके व्यक्तिगत होने का अभिप्राय है कि इसके अंदर व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। खास बात इसकी यही है, और उन पर किसी भी बात को थोपा नहीं जा सकता। इस कारण से ही ये क्या है, व्यक्तिगत या पर्सनल है। इट लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें स्थायित्व का अभाव रहता है। जैसे एक व्यक्ति आज एक ग्रुप में बैठा है तो कल हो सकता है वो दूसरे ग्रुप में बैठ जाए। कई बार तो इतना होता है कि एक व्यक्ति 2-3 ग्रुप का मेंबर भी बना रहता है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये स्टेबल नहीं होता। एडवांटेज क्या है इसके? सबसे पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। देखो, कोई इसका प्री डिफाइंड वे तो होता नहीं, रास्ता तो होता नहीं कम्युनिकेशन का। तो एक बार चल जाती है कोई बात तो वो बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, फुलफिल्स द सोशल नीड। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में समान विचार रखने वाले व्यक्ति अपना अपना ग्रुप बनाते हैं और समूह के सभी सदस्य संगठनात्मक और व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे के साथ होते हैं। यानी कि जब संगठन में तो काम करते हैं तब संगठन में एक दूसरे को प्रॉब्लम आ गई तो उसकी हेल्प करते हैं, और व्यक्तिगत मुद्दे में जैसे कि अगर किसी के घर फंक्शन है तो वो सामाजिक नाते से, भाईचारे से उसके घर भी जाकर उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से
साथ देते हैं। इससे उन्हें कार्य की संतुष्टि मिलती है और भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। इसके बाद है फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये अनौपचारिक संगठन, जो औपचारिक संगठन होता है ना यहाँ, उसके दबाव से कुछ मुक्ति मिल जाती है। ये जब फ्री टाइम होता है तो इकट्ठे अपने ग्रुप में जाके अपने मन की बातें करके रिलैक्स हो जाते हैं। अनौपचारिक संगठन में अधीनस्थ बिना किसी डर के अपनी बात को अधिकारियों के आगे भी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको पता है, उनको कोई डर नहीं होता। और अगर वही बात अगर वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कहे तो हो सकता है उनको डर लगे, जिससे अधिकारियों को उनकी कठिनाइयों को कई बार जानने में भी हेल्प मिलती है और सभी समस्याओं का तुरंत समाधान भी निकल आता है। सरलता से समस्या दूर होने से संगठन के उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है इट्स क्रिएट रूमर्स। अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती, क्योंकि बात जो है कोई फिक्स तो होती नहीं, और वो व्यक्ति जो बात करते हैं बहुत लापरवाही से बात करते हैं, तो कई बार कोई गलत बात हो जाती है, वो एक दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है और उसके भयंकर रिजल्ट सामने आते हैं कई बार। इट्स रेजिस्ट चेंज। ये संगठन में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं और पुरानी पद्धतियों को ही लागू रखना पर जोर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कुछ चेंज कर देंगे तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो पहले कोशिश यही करते हैं कि इसका विरोध करें ताकि ये चेंज ना हो, हमें कुछ नया सीखना ही ना पड़े, कुछ नई मेहनत ही ना करनी पड़े, तो इसके लिए ये विरोध भी करते हैं। प्रेशर ऑफ ग्रुप्स नॉर्म्स। इस संगठन में सदस्यों पर ग्रुप की जो समूह की परंपरा होगी उसका पालन करने का दबाव बना रहता है, और कई बार तो अनौपचारिक समूह में एकत्रित हुए कर्मचारी अपना जो जिस लक्ष्य से वो काम कर रहे हैं उससे भी बेखबर हो जाते हैं और सभी एक ही आवाज़ में अपने अधिकारियों का विरोध भी करने का निर्णय ले लेता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्म की उत्पादकता पर फर्क पड़ता है। तो संक्षेप में हमने दोनों पढ़ लिए, इसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल भी पढ़ लिया है। तो दोनों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि कर्मचारियों को अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों के पूरक ही नजर आते हैं, यानी कि जब वो औपचारिक संबंधों में काम करते करते बोर हो जाते, थक जाते हैं, तो अनौपचारिक संबंध में वो बातचीत करके रिलैक्स हो जाते हैं। और इसी संबंध में कहा गया है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन एक सामूहिक कार्य के लिए इस तरह जरूरी है जिस तरह एक कैंची को काम करने योग्य बनाने के लिए 2 ब्लेड होने चाहिए, सेम उसी तरह से दोनों ही संगठन होने चाहिए। और प्रबंध का अनौपचारिक संगठन के प्रति रवैया जो है सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव उसका एटीट्यूड होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके बाद आता है इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो पहले एक चार्ट के द्वारा करते हैं। चार्ट में दिया गया है औपचारिक संगठन की तो ये रेखा दर्शा रही है, अनौपचारिक संगठन को डॉट डॉट वाले। तो जर्नल मैनेजर है, इसके 3 डिपार्टमेंट बनाए अलग अलग, ठीक है। इसके नीचे क्रय प्रबंधक के नीचे ये आ गया, ठीक है। और उत्पादन प्रबंधक के नीचे ये आ गया उत्पादन सुपरिटेंडेंट, वित्त के नीचे वित्त सुपरिटेंडेंट आ गया। तो इस प्रकार देखो, अगर परचेज सुपरिटेंडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो परचेज मैनेजर से ही राय लेगा। इसी तरह ये भी प्रोडक्शन मैनेजर से राय लेगा और ये फाइनेंस मैनेजर से। ये जो अगर परचेज सुपरिटेंडेंट चाहे कि मैं मैनेजर से बात कर लूँ तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि औपचारिक संगठन के अंदर ये डिसाइड नहीं किया हुआ। अब लेते हैं दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो परचेज सुपरिटेंडेंट जो है वो इससे भी बात, प्रोडक्शन मैनेजर से भी कोई राय ले सकता है, या जैसे फाइनेंस सुपरिटेंडेंट है वो सीधे मैनेजर से रिलेशन है, उसके मैनेजर से भी कोई राय ले सकता है या सलाह ले सकता है या अपनी बात बता सकता है। तो ये मेन डिफरेंस इसके अंदर आते हैं। फिर भी हम पढ़ते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस के। सबसे पहला है मीनिंग तो अभी हमने पढ़ा ही था कि अधिकार संबंधों के ढांचे के रूप में प्रबंध के द्वारा उत्पन्न किए गए संगठन को हम औपचारिक संगठन कहते हैं, और ये क्या होता है अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। ओरिजिन कहाँ होता है? नीतियों और नियमों के कारण होता है, और ये सामाजिक संबंधों के कारण होता है। अथॉरिटी क्या होती है?
अधिकार संगठन में स्थापित किए गए पदों के कारण अधिकार उत्पन्न होते हैं और ये ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। अधिकार व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होते हैं। अधिकारों का प्रभाव ऊपर नीचे समतल कहीं भी हो सकता है। इसके बाद है बिहेवियर। व्यवहार पूर्व निर्धारित होता है और इसके अंदर क्या होता है, व्यवहार व्यक्तिगत लगाव पर निर्भर करता है, यानी कि पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता। और इसमें क्या होता है, फॉर्मल में पहले से निर्धारित होता है और ये भी होता है, सभी को ये मालूम होता है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन बॉस होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा, सब कुछ डिसाइड होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एक स्केलर चेन होती है और इसमें तो कुछ फ्लो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, फ्लो पता नहीं कहाँ का कहाँ हो जाए। कम्युनिकेशन का कोई फ्लो की कोई हम वो चेन नहीं बना सकते, अंगूर की बेल की तरह फैला हुआ ये कह सकते हैं। नेचर, ये शिथिल भी होता है, टिकाऊ होता है, पूर्वानुमान लगाने भी संभव होते हैं। ये अशिथिल होता है, बहुत ही कम टिकाऊ होता है और इसमें पूर्वानुमान की तो हम बात ही नहीं कर सकते। लीडरशिप, इसमें उच्च पद के कारण नेता होता है और इसमें नेता चुना जाता है। तो इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इनको एक बार नज़र मार लेना। मैंने एक ही पेज के लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको ये अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।